बहुत खतरनाक संकेत दे रहा है भारत के समाज में कि यूनिफॉर्म पहने हुए एक व्यक्ति जिसका काम कानून की रक्षा करना है, जिसका काम रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करना है, वो आदमी यूनिफॉर्म में सरकारी हथियार से, जो उसको रक्षा करने के लिए दिया गया है नागरिकों की हत्या कर देता है। और उसके बयान से बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से उसे उसके दिमाग पर। नमस्कार, मैं अबरार खान द लिंक से। आज हमारे साथ में सीनियर जर्नलिस्ट माननीय प्रशांत टंडन जी हैं। आज हम प्रशांत जी से बात करेंगे राहुल गांधी जी के बारे में। जिस तरह से आज सड़क से लेकर के संसद तक का जो मामला हम लोग देख रहे हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने एक बड़ी और मोटी लाइन खींची है और जिसको लेकर के पूरी भारतीय जनता पार्टी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ज्यादा परेशान हैं। इसको लेकर के ही हम लोग चर्चा करेंगे। नमस्कार प्रशांत जी, आपका स्वागत है चैनल पे। जी प्रशांत जी, आपको क्या लगता है कि आज के समय में राहुल जी सदन में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे साफ साफ एक अजीब सी दहशत, एक अजीब सा माहौल दिखता है, इसके पीछे क्या वजह लगती है आपको? देखिए अबरार जी, पहली बात तो शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, और दूसरा, जब हम आपसे बात कर रहे हैं और राहुल गांधी के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे देखा थोड़ी देर पहले भी कि एक सीआरपीएफ के जवान ने ट्रेन के अंदर 4 लोगों को मार दिया। जी जी। इसमें 3 मुसलमान भी हैं हम्म। और एक मीणा है। और वो ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है उस वीडियो में कि इस देश में रहना है तो मोदी योगी, उसके बाद का कहना है, हाँ हाँ। सुन नहीं पाया ठीक से। एनीवे, हम्म। ये बहुत खतरनाक संकेत दे रहा है भारत के समाज में कि यूनिफॉर्म पहने हुए एक व्यक्ति जिसका काम कानून की रक्षा करना है, जिसका काम रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करना है, वो आदमी यूनिफॉर्म में सरकारी हथियार से, जो उसको रक्षा करने के लिए दिया गया है नागरिकों की हत्या कर देता है। और उसके बयान से बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से उसे उसके दिमाग पर मीडिया की, जिसको गोदी मीडिया आप कह लें, ब्रॉडकास्ट मीडिया जी कह जी। लें, और व्हाट्सएप से फैलाई हुई नफरत का असर है। और एक खतरनाक संकेत है भारत के समाज के लिए। ऐसे दौर में राहुल गांधी की जरूरत और ज्यादा बढ़ जाती है। जो राहुल गांधी बात कह रहे हैं कि नफरत से लड़ो और मोहब्बत की दुकान की बात वो कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इन्होंने ये नारा दिया, तो उसकी रेलिवेंस, उसकी जरूरत अलार्मिंग तौर पे बढ़ जाती है। देश के हर सोचने समझने वाले नागरिक को इस बात की चिंता होनी चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम वहां पहुंच गए हैं कि हैवानियत के उस हद पे कि 1000 लोग 2 औरतों को निर्वस्त्र करके उनके शरीर को नोचते हुए वीडियो बना रहे हैं और रेप कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री उस पर बयान देने को तैयार नहीं है, उस पर एक शब्द संवेदना का बोलने को तैयार नहीं है, ये कहने को तैयार नहीं है कि शांति की अपील की जाए वहां पे। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको आगाह किया है
कि उन्होंने जब बयान दिया संसद के बाहर तो छत्तीसगढ़ राजस्थान का जिक्र पहले किया और मणिपुर का बाद में किया। जी जी। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये छत्तीसगढ़ राजस्थान नहीं, मणिपुर की बात करें आप, चीजों को भटकाएं नहीं। तो और उसका जवाब प्रधानमंत्री ने अपने ढंग से दिया है। खैर, तो बात मैं इसलिए ये दोनों घटनाओं को मेंशन कर रहा हूं कि राहुल गांधी की राजनीति की आवश्यकता क्या क्यों है इस देश को। अगर एक इंटरप्ट कर रहा हूं थोड़ा सा आधा सेकंड के लिए, कि अभी ताजा घटना है अभी अभी की, हरियाणा में नूह में और मेवात में कुछ उपद्रवियों ने वहां पर काफी बवाल मचा रखा है। और वो बवाल जो हुआ है मोनी मानेसर के आह्वान पर बजरंग दल के लोग और वहां के ग्रामीणों के बीच ये सब अभी चल रहा है, कंटिन्यू अभी करंट में। देखिए, आज मैंने जब आपसे बात कर रहा हूँ उसके कुछ घंटे पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल जी मलिक जी का मलिक इंटरव्यू साहब। किया। मलिक साहब का हम्म दूसरी बार इंटरव्यू किया। वो बार बार उस इंटरव्यू में बाबा जी कह रहे हैं कि ये लोग कुछ भी करा सकते हैं। हम्म। तो ये घटनाएं होंगी, चुनाव आते आते बढ़ेंगी, आशंका है कि कुछ और बड़ी घटनाएं भी हो सकती हैं। ये आशंकाएं आशंकाएं ही रहें तो अच्छा है देश के लिए, लोकतंत्र के लिए। बात देखिए राहुल गांधी की करते हैं, और राहुल गांधी की राजनीति क्यों आवश्यक है ये मैंने बता दिया। अब वो किस दौर से होकर गुजरे, अगर ये देश और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की राजनीति को, उनकी नीयत को, उनकी समझदारी को अगर पहले पहचान लेती, इतना 10 साल का वक्त नहीं खराब करती, तो आज देश में ये स्थिति नहीं होती जिसकी चर्चा हम आप कर रहे हैं और जिसको लेके घबराहट हो रही, चिंता हो रही है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने राहुल गांधी गंभीरता से नहीं लिया। हम्म। विपक्ष के बाकी लोगों को छोड़ दीजिए, उनके खिलाफ एक अभियान चलता रहा और वो कॉर्पोरेट का अभियान था। उस कॉर्पोरेट के अभियान को कांग्रेस ने पहचानने में भूल की, और वो राहुल गांधी जब अध्यक्ष बनते हैं तो 3 राज्यों के चुनाव में जिता देते हैं। उसके जी बाद भी देखिए कांग्रेस के अंदर G23 होता रहा, और आज भी कांग्रेस के अंदर वो बहुत सारे नेता मौजूद हैं जो राहुल गांधी की राजनीति को लेकर सवाल खड़े करते, गंभीरता से नहीं लेते हैं। हाँ, खैर, शशि उनकी थरूर संख्या, हैं कई अब लोग। उनकी संख्या कम हो गई है, बात अलग है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी या देश की बाकी राजनीतिक पार्टियां, उनको अब समझ में आया कि राहुल गांधी क्या कह रहे थे। आरएसएस के खिलाफ हमला करने वाले पहले बड़े पॉलिटिशियन हैं वो, और उन्होंने आरएसएस को इवन मुस्लिम ब्रदरहुड से भी जोड़ा जी कि ये है आरएसएस। तो ये उस आरएसएस को लेकर राहुल गांधी बहुत शुरू से मुखर थे। उसको ढंग से पहचाना नहीं गया। मीडिया तो देखिए एक साजिश कर रहा था, वो साजिश में आज भी शामिल है। उस मीडिया की साजिश के नतीजा है कि ये जो ट्रेन में हादसा हुआ है, जो 4 हत्याएं हुई हैं, उसी जी की जी। नफरत है। जब भी आप जाएं और देख लें कि इस वक्त मीडिया में क्या चल रहा होगा, सिवाय हिंदू मुसलमान के कुछ नहीं चलता है वहाँ। और कुछ। तो इसको पहचानने में देश ने गलती की है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर राहुल गांधी की मैं हिस्टोरिकली अगर आप चर्चा करूं कांग्रेस पार्टी की राजनीति के इर्द गिर्द, मैं इंडिया गठबंधन पे भी आऊंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम, आखिर में। लेकिन देखिए, कांग्रेस राजीव गांधी के समय से कांग्रेस अपने उस रास्ते से हट गई थी जो रास्ता उसने आजादी के बाद अख्तियार किया हुआ था, हम्म। और वो एक सॉफ्ट राइट विंग, सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ घूम गई थी। और 1989 के चुनाव, मुझे याद है कि जब राजीव गांधी ने
अयोध्या से राम राज्य के वादे के साथ चुनाव का प्रचार शुरू किया था। जी जी तो जी। कांग्रेस वहां से डेविएट होती गई। नरसिम्हा राव का अपना एक योगदान था, और वो मनमोहन सिंह के समय सरकारी नीतियां जरूर कुछ आई जो कि जन कल्याणकारी थी, चाहे मनरेगा हो, चाहे राइट टू फूड हो, चाहे राइट टू एजुकेशन हो। और एक नई फिलॉसफी सामने आई कि इन वेलफेयर कार्यक्रमों को सब्सिडी नहीं, भीख नहीं, अधिकारों से जोड़ो। तो जी ये एक नई सोच थी और ये आई। ये कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिकल सोच का एक नतीजा था, लेकिन वो गवर्नमेंट लेवल पे रहा, पार्टी के अंदर ये ट्रिकल डाउन नहीं हुआ। पार्टी के उसको अंदर भी नहीं हुआ और समाज के लोगों में भी उतना जुड़ाव नहीं बढ़ा। नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि मनमोहन सिंह, बड़ी सीधी सीधी बात करें कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के तौर पर उतना संवाद नहीं इस्टेब्लिश करते थे, जी और जो संवाद इस्टेब्लिश कर सकता था वो राहुल गांधी थे। राहुल गांधी को कांग्रेस ने गंभीरता से लिया नहीं। सोनिया गांधी की एक अपनी एक सीमित आप कहें कि भूमिका रही है, और उनका कम्युनिकेशन उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से किसी और का हो सकता था। मॉरल अथॉरिटी बहुत बड़ी है सोनिया गांधी की, मासेस में अपील भी है, लेकिन एक उनकी अपनी कुछ सीमाएं भी हैं। तो खैर, तो राहुल गांधी वहां से, और उसका नतीजा क्या हुआ कि जब कांग्रेस पार्टी ने अपनी वैचारिक जमीन को छोड़ा नरसिम्हा राव के समय और मनमोहन सिंह के समय, तो इन दो प्रधानमंत्रियों के काल में, तो कांग्रेस से जो परंपरागत कांग्रेस का समाज में वोट था वो हटता गया उससे। जो गरीब लोग, शोषित लोग, माइनॉरिटीज कांग्रेस के साथ खड़े होते थे और कांग्रेस उनके साथ खड़ी होती थी, जी। वो बॉन्डिंग टूट गई। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि कांग्रेस की जो स्थिति आज है, अब मैं जो देख रहा हूं, तो उसको राहुल गांधी ने रिपेयर करने की कोशिश की। राहुल गांधी पिछले 10 साल में बहुत फोकस तरीके से उनका हंसी मजाक उड़ा, हंसी उड़ाई गई, कार्टून बने, उनके ऊपर प्रचार चला हजारों करोड़ का, लेकिन मैं सलाम करता हूं उस व्यक्ति को कि वो अपनी रास्ते से नहीं हटा। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मजाक उड़ाया उसका, तो उसके बावजूद वो रास्ते से नहीं हटा। उसका नतीजा क्या हुआ कि अब कांग्रेस को वो काफी हद तक वहां ले जाने में कामयाब हो गए जहां पे कांग्रेस थी इंदिरा गांधी के जी समय तक। तो जब कांग्रेस अपनी वैचारिक जमीन पर लौटी है, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को उन लोगों का साथ भी दोबारा मिलेगा जिनका उनको मिलता रहा है। ये समाज में एक सोच ऑलरेडी मैं देख रहा हूं। मैं इसमें माइनॉरिटीज में एक देख रहा छोटा हूँ, सा, समाज जी में जी, देख रहा हूँ। तो ये छोटा दोनों, सा जी जी बोलिए। मैं छोटा सा ये उसमें इंटरप्ट कर रहा था आपको, सॉरी उसके लिए, कि आज निश्चित रूप से कांग्रेस के ही लोगों ने उनको जिस तरह से नकारा था, आज वो मजबूर हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए। जिस तरह से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करके वापस से कांग्रेस को एक मुकाम पर पहुंचाया, और भारतीय जनता पार्टी और उनके आनुवांशिक संगठन के लोग जिस तरह से उन पे हमला किया करते थे और उनको डिफेम करने की कोशिश करते थे, आज वो खुद डिफेंसिव मोड में है। ऐसा क्या महसूस होता है आपको? हाँ, वही मैं कहा आपको कि वो राहुल गांधी बड़ी मेहनत से, बहुत फोकस तरीके से, बगैर किसी कोऑपरेशन के पार्टी के नेताओं के द्वारा कांग्रेस को और कांग्रेस वर्कर की का साथ उनके पास था। जो कांग्रेस का निचला वर्ग है, निचला वर्कर है, नीचे के स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, उनका साथ राहुल गांधी को था, मिडिल लेवल के नेताओं का नहीं था। उनके दम पर राहुल गांधी वापिस कांग्रेस को उस रास्ते पर लाने में कामयाब हो गए हैं जो जो रास्ता कांग्रेस ने अख्तियार किया हुआ था इंदिरा गांधी तक। तो
ये एक अच्छी कामयाबी है और इसका रिजल्ट भी आएगा। अब थोड़ी बहुत आवाज़ें, देखिए कांग्रेस एक बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी इंटरनली, वहाँ बहुत सारी मुख्तलिफ आवाज़ें हैं। ये परसेप्शन बिल्कुल गलत है कि वहाँ पे गांधी फैमिली की चलती है, नहीं, वहाँ बहुत विरोध होता है, अंदर अंदर काफ़ी विरोध होता है, बहुत सारे फैसले ये लोग नहीं ले सकते अकेले, और और वर्किंग ये कमेटी है, सारी जी चीज़ें जी हैं वहाँ पे। लेकिन बड़े पैमाने पर वो राहुल गांधी इसमें कामयाब हो गए, और इसका आगे आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पे आपको नतीजा दिखाई देगा। जी जी। और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से एक भय का माहौल राहुल गांधी को लेके संसद में ना आने देना, उनकी सदस्यता खत्म कर देना, जब सुप्रीम कोर्ट में उनका मामला पहुंचा तो उससे पहले कैविएट दाखिल कर देना, इसको कैसे देखते हैं आप? बड़ी सिंपल सी बात है अबरार भाई, कि आप देखिए आप किस पे हमला करेंगे ज्यादा, जिससे आपको डर लगेगा, डर लगे। है ना। जिससे आपको डर नहीं है, जिसको आप कुछ समझते ही नहीं हो, उस पे आप हमलावर नहीं होगे, क्योंकि आप उसको कुछ समझते ही नहीं हो। ये बात कांग्रेस के नेताओं को समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन हम्म बीजेपी को 10-12 साल पहले समझ में आ गई थी। हम्म और बीजेपी आप देखिए कि लगातार हमलावर थी। कॉरपोरेट से बड़ा एक प्रोजेक्ट बना राहुल गांधी को बदनाम करने का। मैं उन दिनों टीवी चैनलों पे था, जब राहुल गांधी न्यामगिरी गए थे, या मुंबई गए थे, या भट्टा परसौल गए थे, या जी तमाम जी जी। जगहों पे गए थे। रेटिंग आती थी बहुत, हम्म दूसरे नेताओं से कई गुना ज्यादा टेलीविजन टीआरपी हमको राहुल गांधी को दिखाने पर मिलती थी। हम्म लेकिन कांग्रेस के नेता इस बात को नहीं समझ रहे थे, बीजेपी समझ रही थी। तो बीजेपी लगातार हमलावर थी। आज आप देखिए कि राहुल गांधी के ऊपर 4-4, 5-5 मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। हम्म। स्मृति ईरानी है, रविशंकर प्रसाद हैं, तमाम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते अनुराग हैं। ठाकुर हैं। जी। ठाकुर, कई लोगों की ड्यूटी लगी हुई है बाकायदा, कि राहुल गांधी कुछ भी बोले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। पूरा हम्म। आईटी सेल का जोर रहता है। सबसे ज्यादा मीम्स राहुल गांधी बनते हैं, सबसे ज्यादा फेक न्यूज राहुल गांधी बनती है। मीडिया का पूरा हिस्सा एक लगाया गया है राहुल गांधी के लिए। तो तो राहुल गांधी से डर है ना। आप देखिए कि कभी आपने, विपक्ष में तो स्टालिन भी हैं, विपक्ष में अखिलेश यादव भी हैं, विपक्ष में हम्म। पवार भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं। कभी आपने सुना कि ममता बनर्जी के खिलाफ स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही? कभी आपने सुना कि रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अखिलेश यादव के खिलाफ? तो इनको डर है राहुल गांधी से, वो जानते हैं। कांग्रेस के लोग इसको नहीं जानते थे, अब शायद जान गए हैं, अच्छी बात है। जी जी, बिल्कुल ठीक बात है। और आपने जिस तरह से देखा कि अभी जो विपक्षी दलों का गठबंधन तैयार हुआ, जिसका नाम इंडिया रखा गया, जिसकी तीसरी मीटिंग अभी आपकी वहां होने वाली है महाराष्ट्र में, और उसी गठबंधन को बिखेरने के लिए कहा जा सकता है इस बातों की, जैसा कि आज बिहार के अंदर आपने ईडी का छापा और उनकी लालू प्रसाद यादव जी की काफी संपत्ति पर को अटैच कर दिया गया, क्या उससे इसको देखना ठीक रहेगा? उस पर क्यों ना देखा जाए। आप देखिए कि ईडी का कार्यकाल तीसरी बार खत्म हो चुका है। हम्म 2018 से वो ईडी के डायरेक्टर हैं। कभी आपने सुना कोई 5 साल से डायरेक्टर हो किसी सरकारी विभाग में? हम्म। रिटायरमेंट के 3 बार, और कैबिनेट सेक्रेटरी को भी वो मिला हुआ एक्सटेंशन। जी बाकी जी। और सेक्रेटरीज को भी, जो मुख्य सेक्रेटरीज हैं, उनको भी एक्सटेंशन में, पूरी सरकारी एक्सटेंशन पे है। ईडी के डायरेक्टर का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लगभग 2 साल से है। जी महुआ जी। मोर्चा, कहीं वहां पे कई और लोग गए इनके एक्सटेंशन के खिलाफ। एक बार भी सरकार ने एफएटीएफ रिव्यू का बहाना नहीं बनाया वहां पे। हम्म। इस बार जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको 31 जुलाई को रिटायर करने की बात की थी, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इकतीस हाँ, अभी जुलाई को लास्ट वाली वो, जी जी। तो उनका लास्ट वर्किंग डे होगा, तो सुप्रीम कोर्ट के मोदी सरकार के हाथ पैर फूल गए। ये नया बहाना लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, और सुप्रीम कोर्ट को मैं कहूंगा कि गुमराह किया।
और सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विचार करना चाहिए कि अगर एफएटीएफ का इतना अर्जेंट मामला था कि कोई और उसको दूसरा अधिकारी नहीं देख सकता, तो इनको अगर कंटिन्यू करते 15 सितंबर तक, तो सिर्फ और सिर्फ एफएटीएफ रिव्यू के लिए इनको एक्सटेंड करते। हाँ, ये आपने बहुत मुद्दे की बात कही। जी जी जी। इनसे बाकी अधिकार छीन लेते आप, किसी और को बनाते आप। तो ये रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि ये सत्ता का दुरुपयोग करेंगे। इनको लाया इसीलिए गया है। और जहां तक एफएटीएफ के रिव्यू का मामला है, आप एफएटीएफ की वेबसाइट पे जाएं और देख लें। ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के को मॉनिटर करने के लिए, ट्रैक करने के लिए ये एफएटीएफ एक ग्लोबल संस्था बनी, जिसमें तमाम सारे देश हैं। वो देश एक दूसरे का रिव्यू भी करते हैं। वो रिव्यू होना है नवंबर में हमारे यहाँ भारत में। अब उसमें जो नोडल मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस है। उसमें लॉ मिनिस्ट्री है, उसमें इंटेलिजेंस फाइनेंस यूनिट है। अब डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। उस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत ईडी आता है। तो एफएटीएफ की वेबसाइट में सीधे तौर पे ईडी का नाम नहीं लिखा हुआ है। अब ईडी के पास जरूर सी कुछ संस्था, कुछ बातें हैं। एफएटीएफ से कंप्लायंस में बहुत लंबी बात हो जाएगी, उस पर मैं तो अलग से प्रोग्राम उस पर बनाना पड़ेगा। लेकिन एफएटीएफ की वेबसाइट में इसकी जानकारी नहीं है कि ईडी ही करेगा। तो ये नया बहाना खोज के गए वहां पे। और इसका मैंने जो राजनीतिक हलकों में चर्चा सुनी है, राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि 15 सितंबर तक इनको बढ़ाया इसीलिए गया है कि इंडिया अलायंस को तोड़ना है। जी, इनका ब्रीफ यही है। बिल्कुल। और इसको इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करना चाहिए अपने फैसले का। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रशांत जी की निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनका संगठन किसी भी कीमत पे इंडिया अलायंस जो तैयार हुआ है उसको किसी भी कीमत पे एकजुट नहीं रहने देना है। ये बिल्कुल ठीक बात है आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया टंडन साहब, आप आए और कार्यक्रम में शामिल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। शुक्रिया।